विभाग, दूसरा हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट। फाइनेंस जो होता है वो सरकार की आय और व्यय के बीच में चलता है, इसलिए उसमें ना आप कुछ कर सकते, ना मुख्यमंत्री कुछ कर सकते, ना कोई कुछ कर सकता। ठीक है, एक बात। दूसरा सामान्य प्रशासन, जीएडी एक ऐसा विभाग है जो सरकार के बाहर कानून एक्ट जो जो बने हैं उसका पालन करना और करवाने के लिए कौन बैठा है? सामान्य प्रशासन विभाग। सरकार का सबसे महत्वपूर्ण विभाग जो होता है प्रशासनिक, वो होता है जीएडी, सामान्य प्रशासन विभाग। जीएडी की सर्कुलर गाइडलाइन ये होती है कि किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने के पहले एडवर्टाइज करना और टेस्ट लेना। टेस्ट मतलब कुछ भी हो सकता है, मौखिक, रिटर्न, एक चक्कर में, दो चक्कर में, जैसे पीएससी 3-3 चक्कर में होता है, प्री, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू, ये अनिवार्य है। क्वालिफिकेशन के साथ किसी भी व्यक्ति की गवर्नमेंट की नियुक्ति के लिए पहला क्राइटेरिया है एडवर्टाइजमेंट और दूसरा है उसका सिलेक्शन की प्रक्रिया, तब वो सरकारी कर्मचारी बनता है। और इसलिए इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जो पहले गुरुजी भर्ती होते थे, तो सरकार क्या करती है कि सरकार करती है कोई ऐसा पद क्रिएट कर दो जिसमें कोई कोर्ट भी ना जाए, तो गुरुजी बना दो। कोई कोर्ट जाएगा, साहब ये कैसे पढ़ा रहा, हाँ ये टीचर नहीं, गुरुजी है। फिर आपके ऊपर जाएगा कि आप कैसे पढ़ा रहे हो स्कूल में, आप कौन हो भाई? नहीं साहब ये मास्टर नहीं है, ये क्या है, गेस्ट है, हमने कुछ देर के लिए गेस्ट बनाए। मतलब सरकार ने आपको अंदर भी कर लिया और कोई कोर्ट से मैं आपको बाहर भी नहीं कर रहा। आप इस बात को समझना। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरह के चीजों के आ जाने के कारण आज आप लोग टीचर हैं। हो सकता है ये चीज नहीं आती, वो परीक्षाएं होती तो आधे से ज्यादा गेस्ट फैकल्टी वाले टीचर ना बन पाते, हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि बहुत होशियार आदमी होगा वो टीचर बनेगा और जो कमजोर होगा वो टीचर नहीं बनेगा, क्योंकि हमने देखा है कि जो कम इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। ऐसा है कि नहीं है? बहुत इंटेलिजेंट होने के बाद ही अच्छा पढ़ाएगा ऐसा कुछ जरूरी नहीं, शैली बहुत अच्छी हो, एक बात। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि इस गांव में, इंटीरियर का गांव है, बाहर का आदमी पढ़ाने को तैयार नहीं है उस छोटे से तनख्वाह पे, इसलिए गांव का ही कोई टीचर हो तो गांव में कोई अच्छा उच्च क्वालिटी वाला नहीं मिलता, तो फिर कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उस स्कूल को चलाता है कि नहीं चलाता। इन सब चीजों की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सरकार बीच बीच में ऐसे पद क्रिएट करके सरकार का काम और आपके काम को बनाती है। अब मान लो आप गेस्ट टीचर हो, ठीक है, अब गेस्ट टीचर हैं या गुरुजी हैं और जो मुख्य शिक्षक हैं जो आपके स्कूल के परमानेंट टीचर हैं, दोनों की सैलरी एक होगी, तो फिर सरकार के ऊपर फिर लगेगा दाग। इसलिए प्रक्रिया में हम नहीं हैं, हम योग्य हैं, प्रक्रिया में नहीं है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत रहती है। इसलिए सरकार ये प्रयास कर रही, गुरुजी के समय भी प्रयास किया है। मैं आपके लिए एक बार ज्ञापन में, मैं मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उसके लिए मैं जा चुका हूं, आप लोगों के लिए बात कर चुका हूं, पूरी चर्चा मेरी हो चुकी है। अतिथि विद्वान के लिए भी मैंने चर्चा की थी और अतिथि विद्वान का तो मैटर मैंने ही पूरा प्रयास करके उसको ठीक किया था, तो आपके लिए भी मैंने बातचीत की है। पर केवल 2 जगह अड़चन जाती है, एक जीएडी और दूसरा फाइनेंस। फाइनेंस ये कह दे कि हमारे पास इतने टीचर रखने के लिए पैसा है, और जीएडी कह दे कि इनको टीचर रखने की प्रक्रिया इस तरह पूरी हो सकती है। वो प्रक्रिया कैसे पूरी हो सकती है? मान लो सरकार ने तय किया कि हमें अतिथि शिक्षकों को नौकरी देना है, तो कैसे देंगे? एक एग्जाम लेंगे, एग्जाम लेने के बाद प्रयास करेंगे कि अतिथि शिक्षक इतने साल इतने नंबर, इतने साल इतने नंबर, इतने साल इतने नंबर, ज्यादा नंबर दे दिया। अब कोई बहुत होशियार होगा तो कहां से पाएगा उतना नंबर? इसलिए सरकार को अंदर करने का एकमात्र उपाय होता है जीएडी की गाइडलाइन के अंदर आपको लाना और फिर अंदर ला करके आपको शिक्षक बनाना, यह प्रक्रिया है। अब ये प्रक्रिया करना ही पड़ेगा। सपोज करो आप में से कोई एक आदमी मुख्यमंत्री बन जाए, तो भी उसको यही करना पड़ेगा जो अभी सरकार करेगी, कोई भी पार्टी की सरकार हो। कई बार लोग बोलते हैं इसने नहीं किया,
बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो भाई, प्रक्रिया जीएडी तो रहेगा। आप समझ गए ना? तो पढ़े लिखे लोगों को मूर्ख ना बनना चाहिए, ना कोई बना सकता। मैं थोड़ा शिक्षक हूं तो आपके बारे में बता देना उचित समझता हूं। इसलिए ये ध्यान रखिए कि आप तो सरकार से एक डिमांड रखिए, मैं भी बात करूंगा कि कोई भी सामान्य प्रशासन की प्रक्रिया अपना करके हम लोगों के नंबरों को छूट दे करके कोई परीक्षा लेकर के हमें शिक्षक का दर्जा दिलाया जाए, ऐसा आप लोगों की तरफ से मांग है। अब अगर उसमें अच्छे नंबर मिल रहे हैं तो दूसरा 100 में 90 पाएगा, आप 100 में 50 पाओगे, आपका सिलेक्शन इसलिए जाएगा कि 40 नंबर आपको उसके मिल गए, तो थोड़ा कमजोर हो तो भी चलेगा, अनुभव का लाभ मिल जाएगा। इसलिए सरकार के पास सारे उपाय हैं आपको अंदर घुसेड़ने के, मगर प्रक्रिया तो ये करनी पड़ेगी। अगर मान लो आप में से कोई आदमी मुख्यमंत्री बन गया और घोषणा किया आज से अतिथि शिक्षक परमानेंट किए जाते हैं, एक आदमी कोर्ट में गया और कोर्ट ने पूछा कैसे परमानेंट किए, तो बोले ऐसे ही कर दिए, तो बोले सारी नियुक्तियां निरस्त की जाती, फिर क्या कर लोगे? तो बहुत ऐसा मत सोचो कि सरकार में कोई मुख्यमंत्री बना है तो कर ही देगा। उसके लिए एक रूल्स को एक्ट के तहत उस डिपार्टमेंट के तहत उसको लाना पड़ता है, और उस लाने जैसे गुरु जी को सरकार ने अंदर किया था। अभी जो कॉलेज में प्रोफेसर हैं उनको भी इसी तरह किया गया था। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हताश और निराश बिल्कुल मत होइए, प्रक्रिया को अपना करके, इसमें तो सब चीजों का रिलैक्सेशन मिलता है, एज का तक रिलैक्सेशन मिलता है, उम्र का भी छूट मिलता है इसमें। इसलिए इस प्रक्रिया में आपको बातचीत करना चाहिए और उस बातचीत का प्रतिफल पूरा मिलेगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। आप तो जैसे आज यहां मऊगंज जिले का कार्यक्रम किए, फिर आप रीवा जिले का करो, फिर आप अन्य जिलों का करो, सभी जिलों के माध्यम से ज्ञापन पहुंच जाए, सभी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ज्ञापन पहुंच जाए, ज्ञापन में आप इस बात का उल्लेख करिए। तो मुझे लगता है, आपने बोला कि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, मुख्यमंत्री जी घोषणा जीएडी के अंदर ही करते हैं। कभी भी ये मत सोचिएगा कि कोई भी मुख्यमंत्री जीएडी के बाहर जाके घोषणा करेगा। वो बाहर जाके घोषणा तभी कर सकता है जब चुनाव चल रहा होगा, तो चुनाव घोषणा पत्र में कुछ भी लिख दो चलेगा, सूरज को नीचे ले आ देंगे, धरती को ऊपर कर देंगे, सब चलेगा, वो चुनावी घोषणा पत्र है। अब आप अकेलवान हो तो मान लो, नहीं मानते। मगर जब सरकारी गाइडलाइन में जब होता है, जब सरकारी गाइडलाइन में होता है, तब ये बात नहीं हो सकती, ठीक है। और इसलिए आप लोगों को भी सारे रूल्स और सारी चीजों की जानकारी प्राप्त कर लीजिए। नहीं होगा तो मैं भी बता दूं, कुछ मैं प्रयास कर लूंगा, आप 4-6 लोग आकर के, कि जीएडी की कौन कौन सी गाइडलाइन के तहत अब तक कुछ नियुक्तियां हुई हैं, कैसे हुई हैं, उनको सबको हम साथ में रख करके और उसको रखते हैं। बस इतना जरूर ध्यान लिए कि कोई भी सरकारी नौकरी आज की तारीख में बिना किसी भी जीएडी की प्रशासनिक जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के किए बिना अगर वो नौकरी मिलती है तो कोर्ट उसको नौकरी करने नहीं देगा, सरकार से वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आप भी सोचिए कि जब रिजेक्ट ही होना है तो क्यों ऐसा करना। अभी आप रिजेक्ट इसलिए नहीं होती कि सरकार बोलती नहीं साहब ये तो नौकरी कर नहीं रहे, क्या कर रहे हैं, गेस्ट हैं। आप समझ गए मेरी बात। इसलिए आपके ऊपर कोई चला भी जाएगा कोर्ट तो कुछ कर नहीं सकता। जैसे अभी आउटसोर्सिंग, गुरुजी, ऐसे सरकार ने बहुत सारी चीजें ढूंढ लिया है। आउटसोर्सिंग में तमाम विभागों में काम कर रहे हैं। किसी ने बोला साहब इनके साथ अन्याय, बोले हमारे कर्मचारी नहीं, मैं क्या करूं। मीटर रीडर आउटसोर्सिंग से कोर्ट में लोग गए, सरकार ने बोल दिया कि साहब ये हमारे कर्मचारी नहीं। किसके कर्मचारी? फलाने कंपनी के हमने लिया है उधार। मगर उन सब में से बेस्ट आप हो, क्योंकि आप आउटसोर्सिंग नहीं हो, आपको किसी एजेंसी ने काम में नहीं लगाया है, आपको गेस्ट के रूप में स्कूल वाले ने लगाया। जिस स्कूल में आप गेस्ट टीचर हैं, एक्चुअली में ये गेस्ट टीचर स्कूल के व्यक्ति को, संस्था को, अपनी स्कूल में टीचरों की कमी को ध्यान में रखते हुए ज्ञान वाले व्यक्ति को सेलेक्ट करके अपनी स्कूल को अच्छे से संचालित करने का एक अधिकार बना है। उस अधिकार को उपयोग करके वो आपको गेस्ट टीचर रखते हैं। भले है ये शासन की तरफ से, मगर इसकी प्रक्रिया का अधिकारिता किसको बनाया है? प्रमुख को, संस्था के प्रमुख को। इसलिए आप लोग इसमें बिल्कुल भी हताश नहीं होइए, सब कुछ हो जाएगा। अब ये इसमें थोड़ा सा आप
10-15 लोग पूरे स्टेट के, मैं केवल यहीं कवर नहीं कर रहा हूं, पूरे स्टेट के 10-15 लोग बातचीत करिए, सभी लोगों को इससे जोड़िए। जितने भी आपके, जैसे आज आप 150 लोग यहां पे इकट्ठे हैं और है यहां 700 हैं, कितने 900 हैं, 900 हैं। अब 900 में 150 को चिंता है, बाकी 750 कह रहे हैं कि हमें क्या करना है, जौन होई तो हमरो होई, हम न जाप है, बात है कि नहीं, बैठे बैठे। तो इस तरह का प्रयास करिए कि आपके 900 लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो। इन्वॉल्वमेंट कोई जरूरी नहीं कि मीटिंग में आने से ही होता, कई बार पारिवारिक परिस्थितियों के कारण नहीं आ सकते, मगर कागज में सिग्नेचर, कागज में प्रक्रिया, कागज में डिमांड, आपके संगठन में उनकी सूची बराबर होनी चाहिए, ताकि ये लगे कि कोई भी अति शिक्षक इससे बचा नहीं, इससे छूटा नहीं, सब एक सूत्री मार्ग में ये चलते हैं। एक इसको भी बना लीजिए और अन्य जिलों में बातचीत करके आप 15-20 लोग मिल करके सरकार से एक बार में, 2 बार में, 4 बार में बातचीत करिए। अब आप लोग बातचीत क्या करेंगे, मैं तो कुछ नहीं जानता, मेरे को बनाओ, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। आप 1-2 जनप्रतिनिधि से, 1-2 आईएएस से, अगर आपके संपर्क सूत्र में हो, रिटायर अधिकारियों से बातचीत करिए और बातचीत करके उनको बोलिए कि इसका समाधान कैसे निकल सकता है। तो क्या बताएंगे कि शासन के खजाने में इतना फंड है, अभी इतना जा रहा है, इतना डेवलपमेंट में, इतना सैलरी में, इतना इंसेंटिव में, इतना अन्य चीजों में, इतना ब्याज में, सरकार कर्ज भी लेती है उसका ब्याज भी देती है, कुल मिला के सरकार के खजाने में अभी इतना पैसा नहीं है कि इनको सबको परमानेंट करके तनख्वाह दी जाए। तो फिर वही बताएंगे इसका रास्ता क्या है, क्योंकि जब तक सरकार के पास रास्ता नहीं निकलेगा और आप सब मिलकर निकलवाएंगे नहीं, तब तक इस प्रक्रिया में सरकार आगे नहीं बढ़ सकती। चाहे हम हो, चाहे आप में से ही किसी को सरकार में बैठा दिया जाए, संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए आप इस दिशा में भी थोड़ा सा आपस में बातचीत करके कोई रास्ता कौन सा निकल सकता है, फिर एक रास्ता सुझाइए कि ये रास्ता बेस्ट हो सकता है, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर वो बोलेंगे हाँ ठीक है, ये भी ठीक नहीं, क्रॉस, फिर दूसरा रास्ता बताइए, फिर तीसरा रास्ता बताइए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बातचीत में मामला नहीं बनेगा। तो पूरा भरोसा है कि आप के साथ अन्याय नहीं होगा, ये मैं जानता हूं और मुझे पूरा भरोसा है। अन्य के बारे में नहीं जानते कौन नेता कैसा होगा, क्योंकि वो किस पहल से आए हैं, किस पहलू से आए हैं, पूर्व क्या है उससे नहीं मालूम, पर मैं वहां से गुजरा हूं, इसलिए मुझे अच्छे से मालूम है। आप सब लोग इसमें लगे रहिए और इस प्रक्रिया के तहत आप काम करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है इसमें सफलता मिलेगी और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप सब लोगों को मैंने इसीलिए उदाहरण बताया था कि कई बार कुछ लोग सोचते हैं कि साहब हम पीएससी की परीक्षा दी, हमारा सिलेक्शन हो ही नहीं, अब तो मास्टर के अलावा कुछ बचा नहीं, हमने व्यापम दिया, हमारा सिलेक्शन हुआ नहीं, अब हम क्या करें, कैसे कुछ हुआ नहीं। ये इसको दिमाग में उतार दीजिए। कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी, कम नंबर प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी कई बार पढ़ाई करवाने की दिशा में, अच्छा एक चीज बताओ, एमए है, बहुत होशियार है, बीएड है, पहाड़ा याद करवाना है, तो उसके लिए एमए की डिग्री कहां काम आ रही है? पहाड़ा याद करने के लिए क्या है ये? वो तो 5वीं पास वाला भी अच्छा होशियार तो भी पहाड़ा याद करवा देगा। और फिर मास्टर बोलते भी हैं पहाड़ा याद करो, तो बच्चे बोलते हैं कैसे, तो कहीं नहीं ये बोलेगा तुम दोहराना, हम बैठे हैं, याद ना हो जाए तो बताना। पता चला कि 15 दिन बाद ये पहाड़ा बोलता था, वो पहाड़ा सुनता था, ये बोलता था, वो रिपीट करता था, 15 दिन बाद याद हो गया, मास्टर साहब भी खुश हो गए। तो ये कोई इसके लिए बहुत बड़ी डिग्री की जरूरत नहीं है। जो हम छोटे प्राथमिक शिक्षक हैं उनकी बात कर रहा हूं, काका गागा पढ़ाना है, गिनती पढ़ाना है, एबीसीडी पढ़ाना है, गुणा भाग पढ़ाना है, ये सामान्य रूप से बच्चे जैसे ही डेवलप होते हैं तो सीखने के उनके अंदर ललक होती है, वो सीख जाते। बस अब आप थोड़ा सा इतनी तो मेहनत कर लो भाई, तुम बोलो, तुम रिवीजन करो, हम बैठे हैं। अब इतना भी नहीं करोगे तो फिर थोड़ा सा ठीक नहीं, पर आप लोग अच्छा कर रहे हैं। जैसे अभी उन्होंने बताया कि रिजल्ट जो है पहले आते थे वो अच्छा। एक चीज और बता दें कि शिक्षा व्यवस्था इस प्रदेश की चौपट हो रही थी, मैं उसका उदाहरण हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरे इस जिले के अंदर आज से 20 साल पहले
ऐसे विद्यालय थे जिनके पास बैठने का एक कमरा नहीं होता था, सिर्फ अपने घर में एक झोला भरे रहते थे, उसी झोले में विद्यालय चलता था, 12वीं तक का विद्यालय। और बच्चों की संख्या मालूम कितनी होती थी? एक एक विद्यालय, रिकॉर्ड में विद्यालय, बिल्डिंग में नहीं, रिकॉर्ड में एक एक विद्यालय में 3-3 हजार बच्चों का एडमिशन होता था। और फिर क्या होता था? परीक्षा होती थी, पेपर आता था, कॉपी दे दी जाती थी, जाओ अपने घर से लिख के ले आओ, नकल के विद्यालय जिनको हम बोल रहे हैं। और ऐसी स्थिति आ गई थी कि लोगों ने पढ़ाई करना बंद कर दिया था। पढ़ने वाले बच्चे, इंटेलिजेंट बात लोग को लगता था पढ़ेंगे नहीं तो कंपटीशन में फेल हो जाएंगे, इसलिए जिसको कंपटीशन करना होता था उसको पढ़ना पड़ता था। अगर पढ़ेंगे तो नंबर हमारे 70% आएंगे, नकल वाले के 90 आएंगे। उस समय कुछ लोग टीचर ऐसे बन गए थे, पर वो अब रिटायर होने की कगार में होंगे, या हो सकता है कि मैं आपको बता रहा हूं। मगर मैं इस मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने हृदय में पत्थर रख करके, वोटों की चिंता ना करते हुए, प्रदेश में कितना विरोध होगा उसकी चिंता ना करते हुए, नकल के विद्यालयों को बंद कराने के लिए सेंट्रल स्टेट की सारी फोर्स को इकट्ठा करके बोला था जितनी पुलिस चाहिए उतनी पुलिस ले जाओ, मगर नकल के विद्यालय बंद होंगे। और इस तरह की स्थिति हो गई थी कि पटहत की स्कूल का गुड़ में, यहां का सेंटर त्योथर में, यहां मऊगंज का सेंटर, यहां ऐसे करके जो नकल वाले विद्यालय थे उनके विद्यालयों को ऐसे कम से कम 3-4 साल करने के बाद स्थिति ये हो गई कि नकल के विद्यालय टूट गए, लोगों के रजिस्ट्रेशन खत्म हो गए, उनके यहां कोई एडमिशन लेना बंद कर दिया। अब आज की तारीख में नकल के विद्यालय बंद हो चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात है। शिक्षा जगत में अगर ज्ञान के लिए अगर ये चीज सबसे महत्वपूर्ण थी वो हुई है, तो आज हम लोग सब लोग अपनी पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए अपने को भी आगे बढ़े। और जो इसमें गेस्ट टीचर हैं आप सब लोग, उनमें मैं कहता हूं जितने युवा लोग हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, उसको खत्म मत करिए। ये मत सोचिए कि हम गेस्ट टीचर बन गए अब हम कुछ नहीं बन सकते। मेरे पास बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि कॉलेज में पढ़ाते थे और फिर अधिकारी बन गए। आपके यहाँ पे एडिशनल एसपी चौरसिया जी हैं, जानते हैं आप लोग? एडिशनल एसपी चौरसिया है, वो कॉलेज में पढ़ाते थे। वो कॉलेज में पढ़ाने के बाद 1 साल 2 साल नहीं, 12 साल कॉलेज में पढ़ाने के बाद पीएससी देते थे, नहीं होता था, देते थे। कॉलेज में पढ़ाने वाले से छोटी नौकरी मिलती थी, छोड़ देते थे, और अंत में जब डीएसपी हुए तो छोड़ दिया, ज्वाइन कर लिया, आज एडिशनल एसपी है। मेरा कहने का मतलब है कि मेरे पास ऐसे बहुत उदाहरण है। शिक्षक थे, बाबू थे, बैंक कर्मचारी थे, ये कर्मचारी थे, कोई बड़ा अधिकारी, कोई बड़ा। इसलिए अपने प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़कर के प्रार्थना है कि पढ़ाने का अनुभव मिल रहा है, अच्छी बात है, मगर अपॉर्चुनिटी को ऐसे लोग जो होशियार हैं और जिनकी उम्र अभी है, वो लोग अपने इस दिशा में भी प्रयास करते रहें। हो सकता है घर की स्थिति कमजोर होने के कारण, मजबूरी के कारण आपने इसको सेलेक्ट किया हो, मगर उस मजबूरी के कारण आप अपने भविष्य को का जो अपॉर्चुनिटी है उसको मत छोड़िए। यही मेरे आपसे निवेदन है। और आप लोगों का जब जहां पे आप लोग मुझे बुलाएंगे, मुझे बताएंगे, मैं आपके लिए बोलूंगा, आपके लिए चलूंगा, आपके लिए लिखूंगा और आपके लिए सब जगह उपस्थित भी रहूंगा। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। और हमसे ज्यादा तो कोई आपके करीब हो नहीं सकता, गुणों से भी हम और आप मिलान करते हैं। तो इसलिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप सब लोग इस तरह इकट्ठा होकर के पूरे प्रदेश में एक अच्छे माहौल में आप सरकार से कई बार में बातचीत करके आपके पक्ष में क्या अच्छा हो सकता है उस सबको करने के लिए जुटेंगे। यही मैं ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूं, ईश्वर शक्ति दे, आप कृष्ण भगवान आपके रथ में बैठे और विजय श्री आपको मिल जाए। रही आएगी किसी की बड़ी सेना की, क्या करना है, बस कृष्ण भगवान आपके रथ में बैठेंगे, सब खटाखट काम होगा। यही आपसे करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की